समझना है कि लीजिंग होता क्या है। लीज मे बी डिफाइंड एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट और ट्रांजेक्शन इन विच ए पार्टी ओविंग एन assets known as a lessor provide the assets for use to another, transfer the right to use equipment to the user lessee for a agreed period of time for consideration in form of return of periodical payment known as a rent, with or without further payment premium. At the end of the period contract lease period, the assessed equipment revert back to the lessor unless there is a provision for renewal of contract. तो आपको जो मैंने सेंटेंस पढ़ा ये आपको लीजिंग के सारे फीचर्स को बताता है कि लीजिंग जो होता है कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है दो पार्टी के बीच में। वो पार्टी जिसकी असेट्स होती है उसको लेसर बोलते हैं, और वो पार्टी जो उस असेट्स को यूज़ करने के लिए एक रेंटल के बदले में लेता है उसको लेसी बोलते हैं, और वो जो रेंटल पे करता है उसको हम उसको लीज रेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो लीज पीरियड जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो स्पेसिफाइड होता है लीज के अंदर, तो ये जो एग्रीमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका लीज का कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्या है, लीज के टाइप्स और लीजिंग क्या होती हैं। तो यहाँ पे हमने लीजिंग को समझा कि लीजिंग क्या होती है, उसके अंदर पार्टी इन्वॉल्व कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लीजिंग को समझते हैं। पहला पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन सी पार्टी करती है। देयर आर एसेंशियली टू पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग के अंदर दो पार्टी होती हैं, ओनर एंड द यूजर, कॉल्ड रेस्पेक्टिवली लेसर एंड लेसी। ओनर जो असेट्स का होता है उसको लेसर बोलते हैं, और जो असेट्स को यूज़ करता है उसको लेसी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो जो लेसर और लेसी होते हैं वो इंडिविजुअली हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, और कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे असेट्स की। असेट्स क्या होता है, असेट्स की नेचर क्या होता है। असेट्स में भी ए ऑटोमोबाइल, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, रनिंग बिजनेस, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, इनमें से कुछ भी असेट्स हो सकता है। ओनरशिप की बात करें सेपरेट फ्रॉम यूजर्स, the essence of lease financing contract is that during the lease tenure ownership of the assets vests with the lessor। कि जो assets का यूज़ करने वाला होता है उसको लेसी बोलते हैं, और जिसकी वो assets होती है उसको लेसर बोलते हैं। तो जो ओनरशिप सेपरेट रहती है लेसर की, ठीक है ना, लेसर ही उस पर ओनरशिप रखता है और लेसी कुछ टाइम के लिए assets को देता है। टर्म ऑफ लीज की बात करें तो यहाँ पे हम देखें तो लीजिंग पीरियड जो होता है टाइप ऑफ लीज के बेसिस पर जैसे ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज होती है। तो जैसे हम देखें द टर्म्स ऑफ लीज इस पीरियड फॉर विच एग्रीमेंट ऑफ लीज रिमेन इन ऑपरेशन, कि जिस टाइम के लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उसको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ लीज बोलते हैं। एवरी लीज शुड बी ए डिफाइंड पीरियड अदरवाइज इट विल बी लीगली इनऑपरेटिव, कि हर लीज का टाइम क्या होता है, डिफाइन होता है। द लीज पीरियड में सम टाइम स्ट्रेच ओवर द एंटायर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट्स, कि जब एंटायर लाइफ के लिए हम क्या करते हैं लीज टर्म को रखते हैं तो फाइनेंस लीज कहलाती है, और उससे कम टाइम के लिए रखते हैं शॉर्टर दैन द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स तो ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखें दूसरा डिफरेंस क्या है, लीज में भी परपेचुअल विद ए ऑप्शन एट द एंड ऑफ लीज पीरियड टू रिन्यू द लीज फॉर ए फर्दर स्पेसिफिक पीरियड, कि लीज पीरियड को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। जो टर्म्स ऑफ लीज रहता है वो डिपेंड करता है जो आपका लेसर और लेसी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है कि उनको बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। लीज रेंटल की हम बात करें तो लेसर जो रहता है जो असेट्स को किराए पर देता है, और लेसी जो है उसको किराए पर लेता है, तो जो वो बदले में किराया देता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीज रेंट बोलते हैं। तो द कंसिडरेशन विच द लेसी पे टू द लेसर फॉर द लीज ट्रांजेक्शन इज नोन एज ए लीज रेंटल। मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज की बात करें कि लीज का जो एग्रीमेंट होता है या उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द लीज इज टर्मिनेटेड एंड वेरियस कोर्स आर पॉसिबल। द लीज इज रिन्यू ऑन द, जैसे हमने देखा था लीज को हम रिन्यू कर सकते हैं, असेट्स को रिवर्ट बैक कर सकते हैं यदि हमें लीज को रिन्यू नहीं करना है तो, और असेट्स रिवर्ट बैक के साथ साथ लेसर क्या कर सकता है, उस असेट्स को थर्ड पार्टी को सेल भी कर सकता है। और जो लेसर सेल करता है किसी असेट्स को यदि लेसी को, तो उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट पर बेस्ड रहता है। तो ये क्या था आपका, ये था मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज की लीज को किस किस तरीके से आप खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने फीचर्स पढ़े लीज के। दूसरा हमें लीज के साथ साथ क्या समझना है, लीज के टाइप्स कौन से हैं। जैसे कि आपने देखा कि लीज के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे आप देखें लीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। जैसे हमने थोड़ी देर पहले टाइम की बेस पर पढ़ा था कि एंटायर लाइफ ऑफ द असेट्स का जो मैक्सिमम पीरियड कवर होता है फाइनेंस लीज के अंदर होता है, और शॉर्टर पीरियड जो रहता है फाइनेंस लीज से उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। ऐसे ही हम वन बाय वन असेट्स लीज के टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे आप देखें फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज के बारे में लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हम बात करें तो IAS आगे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे IAS, यहाँ पे क्या है IAS है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो बता रहा है 17 IAS है वो बता रहा है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बारे में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट समझेंगे किसको, फाइनेंस लीज को, देन हम सेकंड समझेंगे किसको, ओनर, आपको सेकंड कौन सी है बोलो, ऑपरेटिंग लीज को हम समझेंगे। तो पहले हम फाइनेंस लीज की बात करें कि अदर देन जो आपका फाइनेंस लीज होता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटिंग लीज कहलाता है। ऑपरेटिंग लीज की ये डेफिनेशन है कि जो एग्रीमेंट अदर देन फाइनेंस लीज होता है वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग लीज कहलाता है। जैसे हमने फाइनेंस लीज से बात की थी कि जो लीज का जो टर्म रहता है एंटायर लाइफ ऑफ द असेट्स रहता है फाइनेंस लीज में, जबकि ऑपरेटिंग लीज में पीरियड क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। तो ये जो रहा आपका अदर देन आपका फाइनेंस लीज रहा है तो ये कहलाएगा ऑपरेटिंग लीज कहलाएगा। तो यहाँ पे आपके पास
जो बेसिस हैं आप फाइनेंस लीज के बेसिस याद कर लो, और यदि वो चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं तो वो ऑपरेटिंग लीज कहलाएगा। वही आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनके अकॉर्डिंग लीज को आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि लीज के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो लीज होता है, लीज के कौन कौन से डिफरेंट टाइप हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और लीज के टाइप देखेंगे। जैसे हमने देखा था ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज। ऐसे होता है आपका सेल्स एंड लीज बैक डायरेक्ट लीज, ठीक है ना। और फिर होता है आपका सिंगल इन्वेस्टर लीज और लीवर्ड लीज। लीवर्ड लीज क्या होती है ये भी हम एग्जाम्पल के से समझेंगे। फिर डोमेस्टिक लीज और इंटरनेशनल लीज। और फिर है आपका फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लीजिंग और बोरिंग में डिफरेंस। तो यहाँ पे पहले हम लीज के 1 बाय 1 टाइप को समझते हुए चलते हैं। जैसे कि आपने देखा था डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लीज, वो लीज जो डोमेस्टिक नीड्स को पूरी करती है, इन हाउस अरेंजमेंट्स को हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक लीज बोलते हैं। इंटरनेशनल लीज वो रहती है जो डोमेस्टाइल नीड्स को पूरी नहीं कर होती, जहाँ डोमेस्टाइल नीड्स पूरी नहीं हो पाती, हमें इंटरनेशनल लेवल पर उन नीड्स को पूरा करना पड़ता है, तो उसको इंटरनेशनल नीड बोलते हैं। इंटरनेशनल लीज को भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किया है इम्पोर्ट लीज और क्रॉस बॉर्डर लीज। इम्पोर्ट के अंदर क्या होता है, हम क्रॉस बॉर्डर जाते हैं और वो चीज़ें क्या करते हैं, परचेज करते हैं, इम्पोर्ट लीज कहलाते हैं, ठीक है ना। इम्पोर्ट लीज और क्रॉस बॉर्डर का मिक्स जो है वो इम्पोर्ट क्रॉस बॉर्डर लीज कहलाता है, यदि हम दूसरी कंट्री से कुछ चीज़ें क्या करते हैं, परचेज करते हैं। और खाली इम्पोर्ट लीज की बात करें, इन इम्पोर्ट लीज द लेसर एंड लेसी आर डोमिसाइल इन द सेम कंट्री। इसके अंदर लेसी और लेसर दोनों सेम कंट्री में होते हैं, जबकि जो क्रॉस बॉर्डर लीज की हम सेपरेटली बात करते हैं तो लेसर और लेसी क्या होते हैं, डिफरेंट कंट्री के होते हैं। तो ये रही आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीज। फिर हम बात करेंगे कौन सी, सिंगल इन्वेस्टर लीज और लिवरेज लीज। सिंगल इन्वेस्टर नेम से क्लियर है, सिंगल का मतलब ये हुआ जहाँ लीज के अंदर 2 पार्टी हों, और लिवरेज लीज का मतलब है जहाँ 2 पार्टीज के अलावा एक पार्टी और आ जाती है जिसको हम लेंडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो थर्ड पार्टी आती है उसका रोल क्या होता है। सिंगल इन्वेस्टर लीज हर लीज सिंगल इन्वेस्टर लीज कहलाती है, और लिवरेज लीज में एक पार्टी और आ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं बोलो, उसको हम बोलते हैं लेंडर, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टी के बेस पर। जैसे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। In leveraged lease type of lease, the leasing company equity investor buy the assets through substantial borrowing. The lender loan participant obtain a assignment of the lease, a first mortgage assessed on the lease assets. The transaction is routed through trustee who looks after the interest of lender and lessor. कि जो आपकी leverage lease होती है उसके अंदर मोर देन 2 पार्टीज आती हैं, जो थर्ड पार्टी होती है लेंडर कहलाती है, जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करते हैं। बस ये दोनों में डिफरेंस है, वहाँ पे 2 पार्टी थी, यहाँ पे 3 पार्टी थी। फिर हम बात करेंगे किसकी, सेल्स और लीज बैक, ठीक है ना। सेल्स एंड लीज बैक एंड डायरेक्ट लीज। पहले सेल्स एंड लीज बैक से नेम से क्लियर है, ये आपकी इनडायरेक्ट लीज मानी जाती है। वैसे होना तो नाम क्या चाहिए था, इनडायरेक्ट लीज और डायरेक्ट लीज। तो सेल्स और लीज बैक की आपने क्या किया, इसके अंदर आपने किसी एसेट्स को किराए पर दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी एसेट्स को किराए पर देते हैं, बाद में उसको हम सेल मान लेते हैं, तो क्या कहलाती है आपकी सेल्स एंड लीज बैक। इसको इनडायरेक्ट लीज बोलते हैं। डायरेक्ट लीज के अंदर वो जो एसेट्स होती है वो वापस आ जाती है। इसके भी टाइप होते हैं, है ना, बी पैरिटेड लीज और ट्री पैरिटेड लीज। बी पैरिटेड लीज क्या होती है, जहाँ 2 पार्टी होती हैं, और ट्री पैरिटेड लीज क्या होती है, जहाँ 3 पार्टी होती हैं। यहाँ लेसर और लेसी के अलावा इक्विपमेंट सप्लायर भी आ जाता है। तो इक्विपमेंट सप्लायर जब आता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लीज बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उस ट्रांजेक्शन को पूरा कर रहे हैं। जब वो नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स या लीज बैक बोलते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज जो होती है। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लीज जैसे मान लीजिए असेट्स का जो टेन्योर है वो उसकी एंटायर लाइफ को पूरा करता है तो ऑपरेटिंग लीज होता है, वो नहीं करता तो फाइनेंशियल लीज होता है। इसके अलावा जो असेट्स की फेयर वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाती है, ठीक है ना। और असेट्स यदि लीज टेन्योर पूरा होने के बाद उसकी ओनरशिप रिमेन विद लेसर रहती है, तो उसके बेस पर भी हम आपको ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज को समझते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज को डिफरेंस करने से पहले मैं आपको दोनों में जो मेन पॉइंट है उनको समझा देता हूँ। जैसे हैं सबसे पहले अपनी कौन सी फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन फाइनेंस लीज द लेसर ट्रांसफर द लेसी substantially all the risk and reward incident to the ownership of the assets whether or not title is eventually transferred। इसके अंदर वो असेट्स को पूरे तरीके से किसको लेसी को ट्रांसफ़र कर देता है, और रिस्क भी उसके साथ एसोसिएटेड होती है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हमने ये बोला था कि असेट्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है फाइनेंस लीज के अंदर, जो ऑपरेटिंग लीज के अंदर ये नहीं होता है। इसके अलावा हम देखें इन सच लीज द लेसर इज ओनली ए फाइनेंसर इज यूजुअली नॉट इंटरेस्टेड इन असेट्स। यहाँ पे लेसर फाइनेंसर होता है जबकि वहाँ पे फाइनेंसर नहीं होता ऑपरेटिंग लीज में। यहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है, वो फाइनेंसर होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता असेट्स के साथ।
उसका इंटरेस्ट किस पे होता है? लीज आर ऑल्सो कोल्ड फुल पे आउट लीज कहलाती है। जो आपकी लीज होती है, एनेबल ए लेसर टू रिकवर हिज इन्वेस्टमेंट इन द लीज एंड डिवाइस ए प्रॉफिट टाइप्स ऑफ एसेट्स। आपने देखा होगा कि जो शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, रेलवे वैगन हैं, लैंड बिल्डिंग है, इस तरीके की जो हैवी मशीनरी होती है, वहाँ पे हम फाइनेंस लीज को पढ़ते हैं। उसका मतलब है जो आपकी ऑपरेटिंग लीज है, वहाँ पे इस नेचर ऑफ एसेट्स क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इन बेस पर हम ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि जो चीज़ें अदर देन फाइनेंस लीज है वो क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी। सिलेबस के हिसाब से हम देखें तो इसी के साथ अपना एक टॉपिक और है जिसमें हमें ये बताया गया है कि हाइब्रिड फाइनेंसिंग क्या है। हाइब्रिड फाइनेंसिंग में यदि आप आएँ तो नाम से क्लियर है, जब फाइनेंसिंग के अंदर मोर देन वन अल्टरनेटिव को फोकस करें तो वो हाइब्रिड फाइनेंसिंग कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, इसमें डिविडेंड वारंट्स भी होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं। तो ये हाइब्रिड फाइनेंसिंग का एग्जांपल है। जैसे आप डेफिनेशन के अंदर देखें तो हाइब्रिड फाइनेंसिंग इज़ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट पार्ट टेक्स द सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेट्स और सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी। कि आप देखें इसमें प्रेफरेंस शेयर को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो मतलब डेब्ट इक्विटी का क्या हो रहा है, इसमें मिक्स होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि हाइब्रिड फाइनेंसिंग की बात करें तो ये एक तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसके अंदर बोथ इक्विटी एंड डेट्स का आपको बेनिफिट मिल सकता है। यदि हम चाहते हैं कि इक्विटी और डेट्स दोनों का बेनिफिट हमें मिले तो हम हाइब्रिड फाइनेंसिंग को यूज़ में ले सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ हाइब्रिड फाइनेंसिंग के अंदर हम इन चारों को इंक्लूड करते हैं, जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स है, कन्वर्टेबल डिवेंचर है, शेयर वारंट है, ऑप्शन है। ये इनोवेटिव आपका इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। तो हाइब्रिड फाइनेंस पर शॉर्ट नोट पे आप पे पूछा जा सकता है, तो आपको हाइब्रिड फाइनेंसिंग के एग्जांपल भी लिख के आने हैं, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, वारंट्स एंड ऑप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।